गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएससी बॉटनी थर्ड सेम। एमएससी बॉटनी थर्ड सेम में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर आज रहेगा हमारा फोटो रेस्पायरेशन, जिसे अपन लोग जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि इसे हम फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल या PCO, जिसे हम PCO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसे हम वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट ही होता है, आ ही जाता है, जिसे हम ये अधिकतर C2 साइकिल और PCO, जिसे हम उसका PCO को फुल फॉर्म जैसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, है ना। इसको इतना बोला जाता है। ठीक, और यह 3 चक्रों में भी होती है, जैसे 3 पिगमेंट्स में होती है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट एंड फर्स्ट अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, और सेकंड अपना होता है प्लास्टोक्यूनोन पेरोक्सिसोम, एंड थर्ड अपना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये होता है। तो गाइस, मैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और यदि आप चैनल और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अपन लोग पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके बाद अपन जिसमें जो लिखा हुआ है आपको बताऊंगा, फिर कौन सा डायग्राम आपको बनाना है वो बता देता हूँ। आप वीडियो जरूर अंत तक जरूर देखें, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, ये आपको दिख रहा होगा प्रकाशीय शोषण जिसे बोलते हैं। प्रकाशीय शोषण क्या होता है, ये होता कब है, तो पहले आपको ये बता देता हूँ। जब अपना वातावरण पे जब अपनी वो जैसे अपन लोग क्या बोलेंगे C2 वो C4, जैसे आप C4 के बाद जो आता है कैम चक्र जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब पौधे होते हैं वह अपनी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटा को दिन के समय क्लोज कर देते हैं, है ना, और रात के समय ही ओपन करते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें जब स्टोमेटा अपने क्लोज रहते हैं दिन के समय, तो जैसे अब इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है तो आप लोगों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन्होंने क्रिया किया, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, है ना। तो ये जब क्लोज अपने स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता पत्ती की मेसोफिल हो गई। पत्तियों में आप जानते होंगे मेसोफिल सेल्स होती है। मेसोफिल सेल्स में सारी मतलब पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब ये स्टोमेटा बंद रहेंगे तो सारी मेसोफिल सेल्स के अंदर अपनी ऑक्सीजन गैस हो जाती है ना। ये ऑक्सीजन गैस हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन गैस हो जाती है तो तब यहाँ पास एक जब पौधे अपने एडाप्टेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडाप्टेशन, या उसे हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। उनके लिए एक स्ट्रेस हो जाता है, तब वो अपना ये C2 साइकिल चलाने लगते हैं, है ना। तो तभी उस समय एक प्रोसेस होती है जिसे हम C2 साइकिल कहते हैं, जिसे हम श्वसन के नाम से कहते हैं। तो आप ये आपको एक नेट एग्जाम से समझ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे इसमें इसको बोलते हैं PC, इसको यहाँ पास में लिख देता हूँ आपको जैसा PCM, ठीक है ना, PCM। ठीक, लेकिन सॉरी, ये PCM ऐसा नहीं लिखा जाएगा, पहले अपना CPM होगा। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। सॉरी, यहाँ पास लिख देता हूँ PM, फिर C, यहाँ पास C मतलब क्लोरोप्लास्ट, P मतलब पेरोक्सिसोम, M मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब 3 पैथवे में ये चक्र होता है। तो आपको हमेशा नेट एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है कि जो फोटो रेस्पायरेशन है वो चलता है, तो क्रम आपको दिया रहेगा CPM। तो CPM पे आपको क्लिक करना है ना। ये नेट एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये ऐसा था कि जब ये ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तब जा कर के ये चक्र हो जाता है, और जब ऑक्सीजन के पौधों में ऑक्सीजन की मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तब एक प्रभाव होता है जिसे हम एक बर्गर प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्गर प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बर्गर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रकाशीय शोषण, PCO और बर्गर प्रभाव, है ना, CPM पैथवे को भी आप समझा सकते हैं। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए, अब इतना इंट्रोडक्शन हो गया कि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ी, एडाप्टेशन हुआ, एडाप्टेशन में होने के बाद जब एडाप्टेशन हुआ तो वो क्या करते हैं, C2 साइकिल चलाने लगते हैं। और भी कुछ इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा और लिख भी दीजिएगा, क्योंकि पेपर समझ इंपॉर्टेंट है। ठीक,
ये कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाश शोषण में होने वाले शोषण, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले शोषण को प्रकाशीय शोषण कहा जाता है। अब देखिए, अब इसके शोषण की मैकेनिज्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है। कैसी है ये? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म में अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट का 2 कार्बन वाला स्थायी यौगिक होता है जिसे हम ग्लाइकोलिक अम्ल बोलते हैं, इसलिए 2 कार्बन या C2 साइकिल कहा जाता है। ठीक, आपको और बता देता हूँ। फिर प्रकाशनीय क्रिया RUDP या RUBP फास्फोरिलेशन एंजाइम की दोहरी प्रगति के कारण होती है। देखिए, आपको बताता हूँ, जैसे C3 साइकिल आप पढ़ते हैं, C3 साइकिल में सबसे स्टेबल जो होता है कौन? 3 कार्बन वाला होता है, जो भी कौन सा होता है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और उसकी जस्ट पहले हमारा होता है राइबोलूज 1,5 डाइफॉस्फेट, जिसे हम RUBP के नाम, राइबोलूज बाइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी यहाँ पास C2 साइकिल में 2 प्रकार की प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। कैसी? आपको बता देता हूँ। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो कार्बोक्सिलेज, और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी तो ऑक्सीलेज एंजाइम की तरह कार्य करने लगता है। इस तरह की प्रक्रिया होती है। चलिए, फिर और समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके बाद अपने स्टेप होते हैं, तो इसके स्टेप 7 स्टेप में होते हैं। ये जो फोटो रिस्पायरेशन क्रिया होती है 7 स्टेप में होती है। तो आपको करना क्या है, आपको मैं ये चीज़ जो लिखा हुआ है इसको बता देता हूँ, लेकिन जो आपको ये बगल में साइकिल दिख रहा है इसको आप कुछ नहीं बनाना। ये वाला साइकिल आप मत बनाइए, क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा क्या है, इसको यदि आप देखेंगे तो बिल्ली आ जाएंगे, इसमें आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या कैसे करना है ना। हालांकि समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पेपर से इम्पोर्टेंट अच्छा इससे और सरल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप उससे जो साइकिल उसको बनाइएगा और स्टेप ये वाले लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होता है कि राइबोलूज 1,5 डाइफॉस्फेट जो होता है, जो कि 5 कार्बन वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो RU ऑक्सीनेज का प्रकार किया, RUDP ऑक्सीनेज का प्रकार किया, और इसको 2 उसमें तोड़ देता है। पहला 5 कार्बन थे, 2 में तोड़ दिया, 3 और 2 में, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट अपनी कंप्लीट। और हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो दुनियादारी लिखी हुई है, ये चीज़ यही लिखी हुई है कि राइबोलूज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के राइबोलूज, ये फिर ऐसे बता देता हूँ, राइबोलूज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि यह क्रिया RUDP ऑक्सीजनेज की एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये इतना लिख दीजिएगा आप, और इसको समीकरण लिख दीजिएगा, बस। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, और आपको टाइम की बचाना है, क्योंकि यह टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम इसी तरह करना है, अपनी फर्स्ट समीकरण पूरा होगा, सेम इसमें कर देना है। फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, ये जो बना अपने 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, सॉरी, ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है H2O के साथ क्रिया करके ग्लाइकोलिक एसिड प्लस फास्फोरिक एसिड का निर्माण कर देता है, जो कि यह क्रिया फास्फेट की उपस्थिति में होती है। ये चीज़ आपको लिखना है। फिर इस तरह लिखना है, और ये जो इतना सारा लिखा हुआ है, ये जो यहाँ से इतना सारा लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल माइंड में पढ़ने के लिए रख लेना कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, बाकी आपको लिखना यही है, ठीक है। आप जानकारी के लिए जरूर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्लाइकोलिक अम्ल, ये चीज़ वही चीज़ है। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देता है और जल बाहर निकाल देता है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन जाती है ना। ये सॉरी, जल बाहर नहीं निकालता है, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पास कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि H2O2 जो होता है कैटालिस्ट की उपस्थिति में H2O प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लोग आगे देखते हैं। ये अब इसके बाद ये अपनी 4th स्टेप में आते हैं। ग्लाइकोक्सिलिक एसिड यहाँ पास बन जाता है, आप देख पा रहे होंगे, ये ग्लाइकोक्सिलिक एसिड बन जाए अपना, ये है ना। अब यहाँ पास क्या होता है चौथे में कि ग्लाइकोक्सिलिक एसिड जो होता है ग्लूटामिक से एसिड से किया करके ग्लूटामेट एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरीन व अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। फिर ये अब 2 ग्लिसरीन प्लस H2O के साथ बाइंड होकर NADP प्लस के साथ बाइंड होकर के सेरीन का निर्माण कर देता है, बाकी प्रोडक्ट निकालता है। फिर ये सेरीन जो होता है ग्लाइकोलिक एसिड से कन्वर्ट क्रिया करके ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड का निर्माण कर देता है प्लस ग्लाइसिन का निर्माण कर देता है। फिर ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड जो होता है डायरेक्टली ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लिसरिक एसिड क्या करता है, आप आगे देखिए, ठीक है। ये ग्लिसरिक एसिड जो होता है वह ATP के साथ बाइंड हुआ, ATP के साथ बाइंड होता है और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस ADP प्लस फॉस्फेट का निर्माण कर देता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, है ना। अब आपको डायग्राम कौन सा बनाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। ये देखिए, ये रहा अपना डायग्राम,
ये डायग्राम आपको बनाना है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक, हालांकि इतना ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसमें सेम वही चीज़ लिखा हुआ है जो अपन लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको बहुत सरल रहेगा। और हाँ देखिए, ये 3 उसमें होती है, पहला इसे अपन लोग सिंबल देते हैं, ये जो बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट का सिंबल देते हैं, ये एक सिंबल दूसरा बना हुआ है जिसमें पेरोक्सिसोम का सिंबल देते हैं, ये थर्ड वाला जो बना हुआ है इसे माइटोकॉन्ड्रिया का सिंबल देते हैं, ठीक, याद रखिए। अब कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लिखा दूँ कि इसमें यह क्रिया जो होती है किस लोग कहते हैं हार्मफुल होती है, कि हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि इसमें केवल ऊर्जा का निर्माण और माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, और 2 पेरोक्सिसोम क्लोरोप्लास्ट में है, ठीक है, तो इसलिए हार्मफुल बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये इसको आपको डायग्राम दे देना है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देता हूँ, आपको डायग्राम दिख गया होगा, अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। अब बनाना यही थे, बनाना आपको चक्र यही है, ये वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट्स ये है कि इसमें पहले आपको याद मतलब एक लिखने का तरीका जो बता देता हूँ वो इस तरह कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें राइबोलोज 5 फास्फेट जो ऑक्सीजन, पहले याद रखिए फर्स्ट पहले में ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, सेकंड पे जल, और फिर थर्ड पे ऑक्सीजन, फिर फोर्थ में हमारा ग्लूटामिक एसिड है, क्या है, फोर्थ में ग्लूटामिक एसिड है, और 5 में फिर जल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 पहले पे हमारा ऑक्सीजन बाइंड हुआ, सेकंड पे हमारा जल बाइंड हुआ, फिर ऑक्सीजन, फिर जल नहीं आएगा, फिर ग्लूटामिक एसिड आएगा, फिर उसके बाद जल आएगा, ठीक ना। तो आप याद कर लीजिएगा, पहले हमारा ऑक्सीजन बाइंड हुआ, सेकंड हमारा जल बाइंड हुआ, फिर हमारा जल के बाद फिर ऑक्सीजन बाइंड होता है, फिर उसके बाद ग्लूटामिक आता है चौथे पे, फिर 5वें में जल आता है। और जल आने के बाद देखिए, जल आया, जल के बाद फिर उसको सेरीन हुआ, ये सेरीन डायरेक्टली हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोक्सी पायरुवेट पुनः ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट। तो आप एक काम कर सकते हैं, सेरीन प्लस ग्लाइसोलिक एसिड जो है इसको कर करके आप डायरेक्टली ग्लिसरिक एसिड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अभी ग्लिसरिक एसिड था, अब ये तो पूरा बन ही जाएगा, एटीपी के साथ बाइंड होगा, तो जब एटीपी बाइंड हुआ तो एडीपी तो 100% निकलेगा, है ना। ग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक फॉस्फेट समूह हमारा, ये जो फॉस्फेट समूह अलग हो जाएगा, बस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक आपके कमेंट के अनुसार रहेंगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने कमेंट में किया है, फर्स्ट टाइम वालों को भी अपलोड करना है, फर्स्ट टाइम वालों को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और बने रहें हमारे चैनल पे, जुड़े रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ क्यूजेस वगैरह हैं, मैंने वो क्यूजेस ऐसे रखे हैं जो कि आपके क्वेश्चन से संबंधित, आपके पेपर से संबंधित आपके एग्जेक्टिव में आएंगे ही आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वो एग्जेक्टिव है, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठंडे से बचिएगा, पेपर की तैयारी कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हम आपके साथ हैं, कमेंट कीजिए। जो भी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर दीजिएगा, मैकेनिज्म आपको समझ में आई कि नहीं आई ये भी कमेंट कर दीजिएगा। डायग्राम जो है आपको ये वाला नहीं बनाना है, आपको डायग्राम वही वाला बनाना है, ठीक है। तो और आपको क्या करना है, पहले पे आपको मैं समझा दिया हूँ कि पहले ऑक्सीजन, याद करने का तरीका ये है कि पहले ऑक्सीजन, फिर सेकंड जल, फिर ऑक्सीजन, फिर फोर्थ में हमारा आएगा ग्लूटामिक, फिर जल आएगा, जल आने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट।